नमस्कार दोस्तों, आशा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर मैं डॉक्टर चंचल एक बार फिर आप सबके सामने लेके आई हूँ इनफर्टिलिटी से रिलेटेड एक बहुत ही गंभीर समस्या, जो कि है बच्चेदानी की लाइनिंग की समस्या। बच्चेदानी की लाइनिंग क्या होती है, इसमें बच्चा लगने में यानी कि प्रेगनेंसी अचीव करने में क्या योगदान रहता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और लाइनिंग पतले होने के कारण क्या होते हैं, पतली लाइनिंग का इलाज कैसे किया जा सकता है, इन सभी विषयों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले जानते हैं बच्चेदानी की लाइनिंग क्या होती है। अगर हम इसको मॉडर्न साइंस की लैंग्वेज में बोलें तो इसे थिन एंडोमेट्रियम बोलते हैं, यानी कि आपकी जो बच्चेदानी की झिल्ली है वो एंडोमेट्रियम कहलाती है, उसी को लाइनिंग बोलते हैं। और जब ये नॉर्मल ग्रोथ पे नहीं जाती है तो ये थिन एंडोमेट्रियम कहलाती है, यानी कि झिल्ली का पतला होना कहलाता है। तो बच्चेदानी की झिल्ली का योगदान क्या है? बेसिकली अगर आपके बेबी के लिए, मतलब अगर आप प्रेगनेंसी अचीव कर रहे हैं, तो जो एम्ब्रियो इम्प्लांट होना है, जो भ्रूण बच्चेदानी में जाके चिपकना है, उसके लिए एक बेड की तरह काम करती है। तो अगर आप इसे अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से समझें तो जितना अच्छा बेड का गद्दा होता है जिस पर हम सोते हैं, उतना ही कंफर्ट हमें मिलता है। सेम वे में अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो जितनी अच्छी बच्चेदानी की लाइनिंग बनेगी, जितनी अच्छी एंडोमेट्रियम बनती है, उतना ही अच्छा चांसेस रहते हैं प्रेगनेंसी अचीव करने के और उसके सर्वाइवल के। तो दोनों ही कंडीशंस के लिए एंडोमेट्रियम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये एंडोमेट्रियम यानी बच्चेदानी की झिल्ली सिर्फ लाइनिंग के की जो मेजरमेंट है वहीं तक मान्यता नहीं रखती, वहीं तक इम्पॉर्टेंस नहीं रखती, बल्कि इसका वॉल्यूम भी बहुत मैटर करता है। तो जो एक नॉर्मल एंडोमेट्रियम का वॉल्यूम रहता है वो 2 सेंटीमीटर क्यूब से अबव होना चाहिए। भले ही अगर आपकी लाइनिंग जो है वो 6 या 7 mm आ रही है रप्चर के दौरान, इम्प्लांटेशन के दौरान, और उसका वॉल्यूम अच्छा नहीं है, तो भी कंसेप्शन में उतनी ही समस्याएं होती हैं। तो बच्चेदानी की झिल्ली नॉर्मली कितनी होनी चाहिए? अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो जब आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, यानी कि पीरियड के 12th डे से लेके 16 डे के बीच में, एटलीस्ट ये 7 to 8 सेंटीमीटर से mm से अबव होनी चाहिए। सिमिलरली जब आपके पीरियड्स आने होते हैं तो ये लाइनिंग अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 mm से अबव होती है। तो अगर किसी की लाइनिंग बहुत ओवर ग्रो कर रही होती है तो उस कंडीशन में भी कंसेप्शन होने में दिक्कत होता है। तो अगर किसी की लाइनिंग इससे कम जा रही है, यानी कि आपकी जो ओव्यूलेशन है उस टाइम पर ये लाइनिंग 6 mm से नीचे है, 5 mm, 6 mm, 4 mm ऐसी जा रही है, ग्रो नहीं कर रही है, तो भी दिक्कत करता है। अगर कोई पेशेंट IVF करवाना चाहता है और उसके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने हैं, उस समय पर इस लाइनिंग की इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। नॉर्मली बहुत सारी स्टडीज़ हम देखते हैं जिसमें ऐसे बोला जाता है कि 6 mm पे भी कंसीव हो गया, 8 mm पर भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ और कंसीव हो गया, लेकिन डैट इज़ वंस इन 1000 केस। नॉर्मल रिक्वायरमेंट, अगर आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं या आप नेचुरल तरीके से भी कंसीव करना चाहते हैं, तो वो एटलीस्ट 9 mm IVF के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है। अगर उससे नीचे हैं तो मेरा सजेशन है कि आप IVF में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ना करवाएं। सिमिलरली नेचुरल कंसेप्शन के लिए ओव्यूलेशन के दौरान एटलीस्ट वो 7 mm से अबव रहे तो अच्छा रहता है। लाइनिंग के पतले होने के लक्षण क्या रहते हैं? बहुत बार पेशेंट हमें आके से बोलते हैं कि मैम हमें एक ही दिन पीरियड्स आए हैं या हमें 2 ही दिन पीरियड्स आए हैं तो हमारी लाइनिंग अच्छी बनती है। बेसिकली ऐसा नहीं है। 2 चीज़ें हैं, एक आपकी साइकिल का फ्लो कैसा आ रहा है और दूसरा आपकी लाइनिंग डेवलप कैसे कर रही है। अगर आपकी लाइनिंग बहुत अच्छी बन रही है तो वो आपकी जो अल्ट्रासाउनोग्राफी होती है उसमें आप उसे जज कर सकते हैं। पीरियड्स कम आने का बहुत सारे रीजंस रहते हैं, जैसे किसी को एकदम ऐसा ब्लैक क्लॉट्स जैसा जाता है, जैसे कुछ पेशेंट्स बोलते हैं मैम कचरा जैसा जा रहा है, कुछ पेशेंट्स बोलते हैं मैम क्लॉट्स जाते हैं, कुछ पेशेंट्स बोलते हैं मैम 2 दिन आते हैं पर खुल कर आते हैं। तो ये जो इश्यूज हैं ये आयुर्वेद के हिसाब से दोषाज के डिस्टर्बेंस से होता है, ये एलोपैथी के हिसाब से हॉर्मोन्स के वेरिएशन से हैं, लेकिन लाइनिंग कितनी है वो आपको एंडोमेट्रियम से पता लग जाता है। तो एंडोमेट्रियल जो थिकनेस है वो आप एंडोमेट्रियम में अल्ट्रासाउंडोलॉजी में चेक करवा सकते हैं। इसके पतले होने के कारण क्या रहते हैं? बेसिकली 2 वजह हो सकती हैं अगर मैं आयुर्वेद के सिद्धांतों के हिसाब से बात करूं। एक की शोष है, शोष यानी धातु क्षय हो सकता है। आपकी बॉडी में जब भी आप आहार करते हैं तो वो आपकी 7 धातुओं का पोषण करता है। तो अगर शुक्र धातु का पोषण ठीक से नहीं हो रहा है
तो वो आपकी लाइनिंग को डेवलप नहीं करवा पाएगा, यानी कि आपकी बॉडी में नरिशमेंट की कमी है, न्यूट्रिशंस की कमी है, तो शोष की वजह से लाइनिंग कम हो सकती है। सेकेंड फैक्टर जो हम बहुत कॉमनली देखते हैं वो ये कि आप में कोई नरिशमेंट की कमी नहीं है फिर भी लाइनिंग कम है, तो उस केस में आता है चैनल ब्लॉकेज होना, यानी कि आम दोषा की वजह से या कफ दोषा की वजह से जो आपका स्त्रोतस है उसमें अवरोध हो जाता है। तो स्त्रोतावरोध की वजह से वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से नहीं पहुँचता और लाइनिंग डेवलप नहीं होती। इसको आप एलोपैथिक में हार्मोनल इम्बैलेंस के हिसाब से कोरिलेट कर सकते हैं कि LH हार्मोन का इशू आ रहा है जिसकी वजह से लाइनिंग डेवलप करने में इशू आ रही है। लेकिन हम आशा आयुर्वेदा में आयुर्वेदा के सिद्धांतों के हिसाब से चलते हैं, इसीलिए हम इसका बेस्ट ट्रीटमेंट दे भी पाते हैं। पतली लाइनिंग का इलाज कैसे किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको अभी यही बताया कि हम इसका ट्रीटमेंट जब हम रूट पे जाकर करते हैं तो हम इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में हम आपके दोषों के हिसाब से, आपकी वय के हिसाब से, आपके बॉडी बिल्ड के हिसाब से हम पहले जज करते हैं सिम्टम्स के हिसाब से कि अगर स्त्रोतावरोध है तो हम उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे, हम बस्ती भी देंगे, हम वमन पंचकर्म भी कराएंगे, हम बाकी प्रोसीजर्स भी, मेडिसिन भी, सब चीज़ें प्रोसीड करेंगे। अगर हमें लगेगा कि धातु क्षय की कंडीशन है तो हम धातु वृद्धि के लिए जो भी द्रव्यास हैं, जो हर्ब्स हैं, हम उनका प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से जब हम रूट को पहचान कर तब अगर हम लाइनिंग का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें सक्सेस मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे पास अभी कुछ दिन पहले ही एक पेशेंट आई थी जो कि 3 से 4 बार IVF करवा चुकी हैं, और जब हमने उनकी वो स्टडी की तो उन्हें खुद भी पता था, डॉक्टर भी बता चुके थे कि हमने 6 से 8 mm के बीच में 3 बार एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया है मैम, और वो हर बार फेलियर हुआ। आई टोल्ड देम कि जब आपको पता है कि एंडोमेट्रियम कम है तो क्यों ट्रांसफ़र किया, एंड दैट वाज द सेम आंसर कि मैम डॉक्टर ने बोला था कि कभी कभी हो जाता है, बट आप कभी कभी के बेस पर इतना बड़ा अमाउंट और एक अपना फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल अमाउंट, मनी सब कुछ नहीं लगा सकते। तो उस केस में जब हमने उनका पंचकर्म किया, उनको उनकी बॉडी के असेसमेंट के हिसाब से मेडिसिन और सब चीज़ें दिए, तो जो उनका नेक्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ उसमें जो 2 एम्ब्रियोज पहले से बने हुए थे वही ट्रांसफ़र करवाएं, एंड शी कंसीव्ड विद द ट्विंस प्रेगनेंसी। तो वो पेशेंट अभी भी कंसीव्ड है और वो 12 वीक्स क्रॉस कर चुकी है। 12 वीक्स क्रॉस कर चुकी है बताने से मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि प्रेगनेंसी एकदम हेल्दी जा रही है, क्योंकि आप एंडोमेट्रियम को वेल डेवलप कर चुके हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जिस पेशेंट की एंडोमेट्रियम 6 to 8 mm से ज़्यादा नहीं जा रही थी उसके एम्ब्रियोज हमने 12 mm तक ट्रांसफ़र करवाए थे। तो इतनी एंडोमेट्रियम हम आयुर्वेदा से अचीव कर पाए हैं। धन्यवाद।